हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम हमारी जीएस की जो जर्नी है उसको जारी रखेंगे। हम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफ़ी सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ संभव है, जितना संभव है। कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है जो मैं विद होल्ड कर रहा हूँ या अपने पास रख रहा हूँ। सब कुछ फ्री फ्लोइंग मैं आपको इन लेक्चर्स में दे रहा हूँ। आप बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं और कल का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लोगों ने देखा और एंजॉय भी किया। एक बात याद रखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं तो उनके आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए करिए। इज दैट क्लियर? उससे मुझे भी लगता है कि हाँ, वास्तव में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनसे आपको फायदा हो रहा है। तो 6 सेट आ चुके हैं। मैंने एक कंपाइलेशन वीडियो भी बनाया था इन 6 सेट्स का, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो रिवीजन करना चाहते हैं। तो अगर वो 6 सेट एक ही साथ उन्हें एक ही जगह पर मिल जाए तो उससे उनकी अच्छी रिवीजन हो जाती है। वो टीवी पर उसे चला के छोड़ देते हैं, पीछे बैठ के आराम से चाय वाय पीते हुए वीडियो देखते रहते हैं। उससे रिवीजन हो जाता है और सब कुछ याद भी हो जाता है। ये पर्पज होता है वो कंपाइलेशन वीडियो बनाने का। वो 4 घंटे का वीडियो मैंने कल शाम को डाला था। अब मैं शुरू करता हूँ सेट नंबर 7। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स का जो कोर्स है एसएससी सीजीएल के बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं उसको भी, करंट अफेयर्स को भी, जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। करंट अफेयर क्योंकि हर रोज आते हैं तो ये एकदम जिसे कहते हैं ना, अगाध बहुत ज़्यादा है। और 1 साल के पढ़ने होते हैं वैसे भी एसएससी सीजीएल में। तो उसमें जो काम के हैं, जो आपके लिए आपका ऑलमोस्ट 50 to 70% काम मैं आसान कर दूंगा। तो इसमें आपको जो वीकली करंट अफेयर है, बेस्ट 300 सीरीज जो मेरी है वो करने हैं। और स्पेशल क्विज एसएससी सीजीएल के लिए मैं लेकर आऊंगा, जिसमें मैं पूरे साल के क्विज बनाकर ही आपको सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। तो ये सब आपको मिलेगा इसमें। ये लेकिन पेड कोर्स है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट कुछ दिन और है। बस आपको ये कोड यूज करना होगा, GGCA, पूरा कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं है। और आप ये कोड यूज करके मेरा करंट अफेयर का कोर्स खरीद सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप पर या हमारी वेबसाइट पर। लिंक मैंने नीचे डलवा दिया है, उस पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो पहला मैप के साथ। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे गंगा नदी ड्रेन नहीं करती, यानी गंगा नदी इनमें से कौन से राज्य में बिल्कुल भी फ्लो नहीं करती? आपके ऑप्शन हैं झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। सोचिए आराम से, जल्दबाजी मत मचाइए, क्योंकि जल्दबाजी जो होती है वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो उसमें आप बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो गलत कर देते हैं। आपके दिमाग में एकदम से आता है कि मुझे ये मार्क करना है, नहीं। आराम से बैठिए, दोबारा सोचिए, आराम से 3 बार सोचिए। ये आसान क्वेश्चन नहीं है वैसे, मैं बता दूं आपको, और बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इसे। तो मैप दिखाते हैं पहले। आप ये समझिए पहले गंगा निकलती कहाँ से है। ये देखो, ये जो जिला है ये उत्तराखंड है, यहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से। ठीक है। तो ये निकली जब उत्तराखंड से रही है और फिर ये नीचे की तरफ आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ आ रही है, तो हिमाचल में फ्लो कैसे करेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गंगा फ्लो नहीं करती। इज दैट क्लियर? अब बाकी स्टेट पे आते हैं एक करके। अब ये गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकली, फिर ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। अब ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे एंटर करती है? ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मेरे को नहीं लगता एसएससी पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बिजनौर में एंटर करती है। ठीक है ना। यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में एंटर करती है, लेकिन यमुना नदी यूपी में जब एंटर करती है तो वो सहारनपुर से करती है, और गंगा जब एंटर करती है तो वो बिजनौर से करती है। अब ये यूपी में आ गई, फिर ये यूपी में ट्रेवल करेगी आराम से और यूपी से निकल जाएगी। तो यूपी में कहां से निकल जाएगी? बलिया, जो बलिया जिला है वहां से निकल जाती है, फिर बिहार में एंटर करती है। फिर बिहार में कहां से एंटर करती है? बक्सर जिले से। याद रखिए, बक्सर जिले से एंटर करती है। आपको बहुत सारी वेबसाइट पे गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसको अब जल शक्ति मंत्रालय बोलते हैं, उसका डेटा बता रहा हूं। उसके बाद ये बिहार में फ्लो करती है और निकल जाती है बाहर। बाहर कहां से निकलती है? भागलपुर से। मैं रिपीट करता हूं, बिहार में एंटर करेगी बक्सर से और निकलेगी भागलपुर से, यूपी में एंटर करेगी बिजनौर से और निकलेगी बलिया से। और ये झारखंड को छूती है। कहां पर छूती है? झारखंड में भी फ्लो करती है, साहेबगंज। तो झारखंड का एक ही जिला है जहां पे गंगा नदी फ्लो करती है, वो है साहेबगंज। और बंगाल में एंटर कर जाती है। बंगाल में फिर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश चली जाती है पद्मा, और एक जो हुगली नदी के में पानी डाल देती है, मुर्शिदाबाद में फरक्का बैरेज है, वहां पे ये बट जाती है। इज दैट क्लियर? तो बंगाल से फिर ये डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। हिमाचल में फ्लो ये नहीं करती। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे गंगा के बजाय लिख दें यमुना, कि भाई यमुना कहाँ फ्लो नहीं करती, तो यमुना तो सिर्फ 2 ही जगह फ्लो करती है। कहाँ पे? तो यमुना का देख लेते हैं। वो भी निकली, यमुना नदी भी निकली उत्तराखंड से, और उसके बाद जो है फिर वो यूपी में एंटर कर गई सहारनपुर से, और फिर संगम प्रयागराज में वो गंगा से मिल गई। तो उसके बाद वहीं खत्म हो जाती है यमुना। इज दैट क्लियर? बाकी यमुना की ऑब्वियसली बहुत सारी ट्रिब्यूटरी वगैरह हैं जो राजस्थान और इधर उधर फ्लो करती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेन धारा है, मुख्य धारा है, मैं उसकी बात
कर रहा हूं। तो चलिए पहला सवाल, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सी नदी है जहां पर अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से उसका संगम होता है, यानी वो मिलती है, मर्ज करती है, उसका विलय होता है। तो इन्हें पंच प्रयाग बोलते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग आते हैं। अलकनंदा नदी जब नीचे उतरती है तो अलकनंदा नदी आप जानते हैं बद्रीनाथ में भी फ्लो करती है। भगवान विष्णु का मंदिर है बद्रीनाथ, वहां पे भी अलकनंदा नदी फ्लो करती है। इज दैट क्लियर? और केदारनाथ में कौन सी नदी फ्लो करती है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ में फ्लो करती है। इज दैट क्लियर? केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी। अब ये जब अलकनंदा नदी नीचे आती है तो ये बहुत सारी जगह पे बहुत सारी नदियों से मिलती है जिन्हें पंच प्रयाग बोलते हैं। तो मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, तो आंसर है रुद्रप्रयाग। मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए अलकनंदा नदी जब सबसे पहले मिलेगी धौली गंगा से, ये संगम होगा विष्णु प्रयाग में। फिर अलकनंदा मिलेगी नंदाकिनी से, ये नंदाकिनी है मंदाकिनी नहीं है, ध्यान रखिए। तो नंदाकिनी से मिलेगी नंद प्रयाग में। फिर अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलेगी कर्ण प्रयाग में। फिर अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलेगी रुद्रप्रयाग में। और फाइनली अलकनंदा भागीरथी से मिलेगी और गंगा नदी बनाएगी देवप्रयाग में। इज दैट क्लियर? तो भागीरथी, भागीरथी क्योंकि भागीरथ लेकर आया था, आपने वो कहानी सुनी होगी। भागीरथ ने भगवान शिव को कहा, उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा धरती पे आ गई। तो भागीरथी जो है वो निकलती है वहां पे एक्चुअल में, और फिर अलकनंदा से जब वो मिलती है तब गंगा नदी बनती है और ये देवप्रयाग में होता है इनका संगम। इज दैट क्लियर? तो जो भी पूछें अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है, नेशनल वाटरवे, जो सही सुमेलित नहीं किया उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नदी से? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं ये आप जानते हैं? पहले तो 5-6 ही थे और आज भी जो एक्टिव हैं वो तो 7-8 ही हैं, बाकी तो बन ही रहे हैं। तो टोटल 111 हैं टोटल भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, अब आपको यह बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं किया हुआ है। एग्जाम में सिर्फ नेशनल वाटरवे 1, 2 या 3 पूछते हैं, उससे ऊपर नहीं आता है। पहला है नेशनल वाटरवे 111, जो आखिर वाला है वो जुआरी नदी पे है। जुआरी नदी कहां फ्लो करती है? गोवा में। नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पे है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। नेशनल वाटरवे 111 जो है वो जुआरी नदी पे है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये कहां से कहां है गंगा नदी पे? ये प्रयागराज से हल्दिया। तो ये गंगा के अलावा हुगली में भी हो गया क्योंकि हल्दिया की बात हो रही है, राइट? हुगली में गंगा का ही पानी जाता है, गंगा का पानी निकाल ले जाती है हुगली नदी मुर्शिदाबाद से। तो यहां पे प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग 1। फिर ये नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी तक है, सादिया से धुबरी असम ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये ठीक है। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो कृष्णा नदी पे है, नहीं ये गलत है। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो 2 नदियों पे है, एक तो है ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में और एक है महानदी उड़ीसा में। तो 2 नदियों पे है, कृष्णा पे नहीं है। इज दैट क्लियर? कृष्णा और गोदावरी 2 नदियों पे है नेशनल वाटरवे 4 आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 वो कृष्णा और गोदावरी दोनों पे है, उसका कुछ हिस्सा कृष्णा पे है, कुछ हिस्सा उसका गोदावरी पे है। और नेशनल वाटरवे जो 5 है उसका कुछ हिस्सा ब्राह्मणी नदी पे है और कुछ हिस्सा महानदी पे है उड़ीसा में। इज दैट क्लियर? तो इसमें NW5 सही मैच नहीं किया हुआ है। इज दैट क्लियर? और मैं आपको ये ऑफिशियल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है, यानी कि हमारा जहाज रानी बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आया हूं ये। तो भारत में बस यही 7-8 ये दो स्लाइड हैं, तो बस यही भारत में वाटरवे हैं जो चालू हैं अभी। तो इसमें नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया मतलब प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पे यूपी बिहार झारखंड बंगाल को जोड़ता है। फिर नंबर 2 असम में धुबरी से सादिया या सादिया से धुबरी। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लंबा है नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर का है। तो नेशनल वाटरवे 2 असम में हो गया। नेशनल वाटरवे 3 ये वेस्टर्न कोस्ट कनाल पे है केरल में। नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा और गोदावरी में भी है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेशनल वाटरवे 5 जो है वो भी नेशनल वाटरवे 5 जो मैंने आपको बता दिया था। कौन सा है नेशनल वाटरवे 5? ये तो सीरियल नंबर है, इस पे मत जाओ। ये नेशनल वाटरवे के आगे जो नाम लिखा है वो है। नेशनल वाटरवे 5 अभी उतना शुरू नहीं हुआ है, 623 किलोमीटर का उड़ीसा में है ब्राह्मणी और महानदी पे। फिर नेशनल वाटरवे 10 भी चालू है अंबा नदी पे महाराष्ट्र में। नेशनल वाटरवे 83, 85, 91। उसके बाद नेशनल वाटरवे 68 मांडोवी नदी पे गोवा में और 111 जुआरी नदी पे। बस यही चालू हैं 8-9, बाकी सारे अभी बन रहे हैं। और टोटल कितने हैं? 111। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो और याद रख सकते हैं। नर्मदा नदी पे चालू है नेशनल वाटरवे 73 और तापी नदी पे चालू है नेशनल वाटरवे नंबर 100। नेशनल वाटरवे 97 जो है ये सुंदरबन वाटरवे है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं।
सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। और सुंदरबन फॉरेस्ट को सुंदरबन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के पेड़ होते हैं, एक पेड़ होते हैं जिन्हें बोलते हैं सुंदरी, तो उनके नाम पे इनका नाम सुंदरबन रखा है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। बंगाल में बस दो ही टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभ्यारण्य, एक तो है बक्सा टाइगर रिजर्व और एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से है, पर्यावरण से है, आप ये भी काफी पसंद करते हैं। इनमें से जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहला, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। कहां पे है वैसे हेमिस नेशनल पार्क? ये लद्दाख में है। यहां पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा, बर्फीला तेंदुआ, जो कि लद्दाख का और हिमाचल का स्टेट एनिमल है। ये ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह सबसे बड़ा है भारत का। उसके बाद नेशनल पार्क जो होता है उसमें ज्यादा पाबंदी होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुकाबले। हाँ, यह भी ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होते हैं, नेशनल पार्क में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो ये सही है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। नेशनल पार्क जो होता है उसको हम डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी ठीक है। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है ना, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य विहार भी बोलते हैं इसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो आप अपग्रेड करके नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क को आप डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नेशनल पार्क जो होते हैं वो IUCN कैटेगरी 4 एरियाज होते हैं, ये गलत है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं IUCN कैटेगरी 4 एरिया, नेशनल पार्क होते हैं IUCN कैटेगरी 2 एरिया। इनको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कैटेगरी 2 एरियाज बोलते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में ये लिख के बताओगे अब नीचे, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। कमेंट में लिख के बताओ कि जो IUCN है संस्था, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में है? ठीक है, स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में IUCN का हेडक्वार्टर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे है जो अभी अभी बना है या चर्चा में रहा, जिसको सही मैच नहीं किया हुआ उनके ओरिजिन और एंड के साथ, यानी जहां से वो शुरू होगा और जहां पे वो खत्म होगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा को जोड़ेगा चित्रकूट से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगा लखनऊ को गाजीपुर से, गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ेगा हापुड़ को प्रयागराज से, और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सोनीपत को पलवल से जोड़ेगा। आइए एक एक करके देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है, ये इटावा को जोड़ेगा चित्रकूट से, ये ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, ये भी ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे हापुड़ को जोड़ेगा प्रयागराज से, ये गलत है, ये हापुड़ को नहीं, ये मेरठ को जोड़ेगा प्रयागराज से। तो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, हापुड़ मेरठ के पास ही है, तो मेरठ के बाद ये हापुड़ ही जाएगा, लेकिन स्टार्ट होगा मेरठ से। तो आंसर है ऑप्शन सी, गंगा एक्सप्रेसवे। और वेस्टर्न पेरिफेरल सोनीपत में एक जगह है कुंडली, उसको जोड़ता है पलवल से, ये ठीक है। ठीक है, पहले ये मानेसर तक जाता था, अब ये पलवल तक जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बिल्कुल ठीक है। दो हैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल। और वेस्टर्न पेरिफेरल जो है ये और ईस्टर्न पेरिफेरल दोनों दिल्ली को बाईपास कर जाते हैं, राइट। तो एक तरह से ये जो है हरियाणा के दो हिस्सों को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली को बाईपास करके, तो ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक नक्सलवाद शुरू हुआ था, नक्सलवाद जिसे हम नक्सलिज्म बोलते हैं, या हम इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी इसे कहा जाता है, LWE। तो ये इसको नक्सलबारी जगह से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे नक्सलवाद बोलते हैं, क्योंकि एक गांव है जिसका नाम है नक्सलबारी। ठीक है, ये गांव कहां पे है? नक्सलबारी गांव, जहां से नक्सल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, वो कहां पे है? याद रखिए, ये जो गांव है ये दार्जिलिंग में है, और दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, तो आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। इज दैट क्लियर? और अगर मैं भारत देश बनाऊं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, माफी चाहूंगा, ठीक है, तो भारत देश में उन इलाकों को क्या बोलते हैं जहां पे नक्सलवाद है? तो उन्हें रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर वो इलाके हैं जहां पे नक्सलवाद बहुत ज्यादा है। और नक्सलिज्म से निपटने के लिए जो हमारी विभिन्न सेनाओं ने ऑपरेशन चलाए हैं, उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो है। इज दैट क्लियर? और हमारे कौन कौन से सेनाएं हैं जो नक्सलवादी इलाकों में तैनात रहती हैं? तो इनमें आपको दो चार बता देता हूं। जैसे गढ़चिरौली एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे एक स्पेशल सेना तैनात रहती है जिसे बोलते हैं C60 कमांडो। C60 कमांडो। एक हमारे कोबरा कमांडो होते हैं
ये कोबरा कमांडो जो हैं ये सीआरपीएफ के अधीन आते हैं, ये भी नक्सलवादी इलाकों में तैनात रहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ी में दंतेश्वरी लड़ाके एक सेना है नक्सलवाद के खिलाफ, दंतेश्वरी लड़ाके। इसके अलावा अगर मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करूं तो यहां पे स्पेशल नक्सलवाद के खिलाफ सेना होती है जिन्हें बोलते हैं ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड ये नक्सलवाद के खिलाफ होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नक्सलवाद जो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो वो स्टार्ट हुआ था नक्सलबारी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक चीज़ चलो यहाँ पे और बताता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी जो भी सेनाएं हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो चाहे हमारी आर्मी हो, वो डॉग्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन अभी तक विदेशी कुत्तों का इस्तेमाल करती थी। अब हम पहली बार देसी कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका नाम है मुढ़ोल हाउंड। ये कर्नाटक के से आते हैं ये कुत्ते। तो पहली बार हम देसी कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी आर्मी, उन कुत्तों का नाम है मुढ़ोल हाउंड। ये कर्नाटक से हैं, बागलकोट जिले से आते हैं मुढ़ोल हाउंड, ये भी मत भूलिए। इनमें से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक शहर और उसका फाउंडर, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको शहर दिया है और राइट साइड में उस राजा का नाम दिया है जिसने वो शहर को बसाया। पहला है औरंगाबाद। औरंगाबाद को बसाया था मलिक अंबार ने, यानी औरंगाबाद शहर के फाउंडर थे मलिक अंबार। हैदराबाद, हैदराबाद शहर के फाउंडर थे कुली कुतुब शाह। अलाहाबाद, अलाहाबाद के फाउंडर थे राजा अकबर, सम्राट अकबर। मुरादाबाद, मुरादाबाद के फाउंडर थे मुराद बख्श। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद को मलिक अंबर ने बसाया था, ये ठीक है, सन 1610 की बात है ये। और जब निज़ाम शाही डायनेस्टी चली गई 1633 में, फिर मुगल राज यहाँ पे आ गया, फिर इसका नाम औरंगजेब ने औरंगाबाद कर दिया था, लेकिन इस शहर को बसाया किसने था? मलिक अंबर ने, ये बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद शहर को बसाया था कुली कुतुब शाह ने, हाँ ये भी ठीक है। कुतुब शाही वंश के ये पांचवें सम्राट थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने 1591 में हैदराबाद को बसाया था, ये ठीक है। इलाहाबाद को बसाया था अकबर ने, ये भी ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। इलाहाबाद का नाम अकबर ने अकबर ने क्या रखा था पहले? इलाहाबस, इलाहाबस नाम रखा था अकबर ने, तो इलाहाबाद को अकबर ने बसाया था। बात है सन 1575 की, ये ठीक है। और बाद में इसका नाम इलाहाबाद हो गया था क्योंकि सिटी ऑफ अल्लाह, राइट। और अब आते हैं आखिरी पे मुरादाबाद। मुरादाबाद को मुराद बख्श ने बसाया था? नहीं। मुरादाबाद का नाम जरूर मुराद बख्श के नाम पे है। मुराद बख्श कौन थे? शाहजहां के चार बेटे मैंने आपको बताए थे कल के लेक्चर में, औरंगजेब, शुजा, दारा शिको और मुराद बख्श। तो मुराद बख्श के नाम पे मुरादाबाद शहर का नाम है, लेकिन इसको बसाया था रुस्तम खान ने। रुस्तम खान ने इसको बसाया था और इसका नाम युवराज मुराद बख्श के नाम पे रखा था, लेकिन बसाने वाले थे रुस्तम खान। तो आंसर है ऑप्शन डी। टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं था बिल्कुल, सुपरफिशियल स्टडी काम नहीं आएगी इस बार एसएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन, एक क्वेश्चन तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा लेता हूं, तो आज आसियान को पकड़ लेते हैं। आसियान, ठीक है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन है। आसियान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, आसियान में 10 मेंबर हैं टोटल, 10 मेंबर हैं आसियान में। क्या इंडिया मेंबर है आसियान का? इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं आता, इंडिया दक्षिण एशिया में आता है। तो इंडिया मेंबर है सार्क का, राइट, क्योंकि सार्क में दक्षिण एशिया के देश हैं, ना कि दक्षिण पूर्वी एशिया के। तो 10 मेंबर हैं आसियान में, ये ठीक है। ये बना कब था आसियान? वैसे 1967 में बना था। तो जब आसियान बना था तब इसके फाउंडिंग मेंबर थे 5 कंट्री। 5 कंट्रियों ने मिलकर बैंकॉक डिक्लेरेशन, जो बैंकॉक घोषणा हुई थी, उसको साइन किया और बना दिया आसियान, ये भी ठीक है। याद रखो, जब आसियान बना था तो 5 कंट्रीज थे जिन्होंने मिलके आसियान को बनाया था। ये 5 कंट्री कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बाद में 5 कंट्री ने और ज्वाइन कर लिया था, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। तो 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा साइन करी थी, ये भी ठीक है। इंडोनेशिया आसियान समिट को होस्ट करेगा 2023 में, ये भी ठीक है। और इस साल किसने होस्ट किया है 2022 में? 2022 में होस्ट किया है कंबोडिया ने। और आसियान समिट एक साल में 2 बार होता है, तो दोनों बार 2022 में कंबोडिया ने होस्ट किया और दोनों बार 2023 में इंडोनेशिया होस्ट करेगा। और आसियान जो टर्म है ये दिया था जिम ओ'नील ने, नहीं, जिम ओ'नील ने क्या दिया था? ब्रिक दिया था, जो बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया तो बन गया ब्रिक्स। तो अगर पूछें जिम ओ'नील ने कौन सा शब्द दिया था, तो ब्रिक्स दिया था, ना कि आसियान। तो डी गलत है, इसमें आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से 3 नदियां यहां पे दी हैं, ये मैप का क्वेश्चन है। इनको
पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम में लगाना है। जैसे मान लो ये एक देश है, यहाँ पे 3 नदियां बहती हैं, 1, 2 और 3। तो ये हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 नदियां हैं, इरावड्डी, साल्वीन और मैकोंग। आपको बताना है इनमें पश्चिम में कौन सी आती है और पूर्व में कौन सी आती है। जो सबसे लेफ्ट में दी है वो पश्चिम में है और सबसे जो राइट में दी है वो पूर्व में है, राइट। तो क्या सही क्रम होगा? हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। इरावड्डी, साल्विन, मैकोंग, साल्विन, इरावड्डी, मैकोंग, साल्विन, मैकोंग, इरावड्डी, इरावड्डी, मैकोंग, साल्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इरावड्डी, साल्विन और मैकोंग। और ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? ये तीनों नदियां निकलती हैं तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से ज्यादातर नदियां तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं, जो स्वच्छ पानी की नदियां हैं। जैसे सतलुज नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, इवन सिंधु नदी भी तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है। तो बहुत सारी नदियां यहां से निकलती हैं। फिर सतलुज नदी इंडिया आ जाती है शिपकिला पास से निकलकर, ये इंडिया आ जाती है, फिर पंजाब वगैरह फ्लो करती है, फिर ये जाके सिंधु में ही मिल जाती है। तो मैप पे दिखाता हूं, चलो ये देखिए, ये मैप है। और जो आसियान कंट्रीज है ना, उनमें फ्लो करती हैं 5 नदियां। छोटी मोटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन आसियान कंट्रीज का, क्योंकि मैंने आसियान पे क्वेश्चन पूछा था, तो जो आसियान के 10 कंट्री हैं उनमें मेनली जो फ्लो करती हैं 5 नदियां। कौन कौन सी हैं? अभी मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा हूं। तो सबसे पश्चिम में है इरावड्डी, फिर है साल्वीन, फिर है यहां पे मैकोंग और फिर है रेड। एक नदी बीच में और आती है जिसको बोलते हैं चाओ फराहा, उस पर कभी और बात करेंगे। मेन देख लो, इरावड्डी, साल्वीन और मैकोंग। तो इसका सही आंसर हो गया इरावड्डी, साल्वीन और मैकोंग, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। इज दैट क्लियर? इरावड्डी, और इरावड्डी नदी के नाम पे एक डॉल्फिन भी होती है जिन्हें इरावड्डी डॉल्फिन मिलते हैं। अगर आपको इरावड्डी डॉल्फिन देखनी है तो भारत में कहां जाओगे? एक ही जगह मिलेंगी आपको, वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है, चिल्का लेक, वहां पर आपको इरावड्डी डॉल्फिन मिलेंगी, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगी। इज दैट क्लियर? तो इनका नाम म्यांमार में बहने वाली इरावड्डी नदी के नाम पे रखा है। और ये जो नदियां हैं इरावड्डी, साल्विन और मैकोंग, ये बहुत सारे कंट्रीज में फ्लो करती हैं, आसियान कंट्रीज में फ्लो करती हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से। पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट आपको बताना है इंडियन कौन थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। बात है सन 1902 की। 1902 में जो लिबरल पार्टी है हाउस ऑफ कॉमन्स में, उसके ये मेंबर बने थे। और ये कहां से चुनाव में खड़े हुए थे? सेंट्रल फिन्सबरी, सेंट्रल फिन्सबरी इनका नाम है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखिए। और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट 3 बार बने थे, 1886, 1893 और 1906। ये पहले ब्रिटिश इंडियन एमपी थे। और दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी भी दी थी, ड्रेन थ्योरी। मतलब ड्रेन मतलब भारत से पूरा पैसा लूट के ले गए ब्रिटेन जो था। तो वो जो वन ऑफ द मेन जो लोग थे जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी वो थे दादा भाई नौरोजी। और आप इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। तो आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। इज दैट क्लियर? और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती है उसमें 2 सदन होते हैं। जो लोअर वाला है उसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर वाले को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी 2 वाटर बॉडीज हैं, इनमें से कौन सी 2 वाटर बॉडीज हैं, याद रखिए, जिनको जिब्राल्टर स्ट्रेट जोड़ता है? तो ये आपका एक तरह से रिवीजन भी हो गया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो किसको जोड़ता है ये? आइए मैप पे देखते हैं। पहले इस वाले मैप को देखिए, ठीक है, फिर मैं जूम कर दूंगा इसे। ये जूम वाला है। यहां पे देखो, ये यूरोप है, ये तो आपको पता होगा, और ये अफ्रीका इतना बड़ा। अब अगर आप देखें अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये सागर कौन सा है? भूमध्य सागर, यानी मेडिटेरेनियन सी। और यहां पे ये कौन सा समुद्र है इतना बड़ा? ये है अटलांटिक ओशियन। ये उत्तर अटलांटिक ओशियन, ये दक्षिण अटलांटिक ओशियन। तो पूरा अटलांटिक ओशियन है। यानी ये जो सागर है और ये जो सागर है, इनको ये छोटा सा रास्ता जोड़ रहा है यहां से, राइट। तो ये किसको जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से। अब इतने एरिया को मैं जूम कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं ये है स्पेन और ये है मोरक्को, और इनके बीच में ये छोटा सा पानी का रास्ता है जिसे मैं यहां नीले रंग में रंग रहा हूं। ये देखिए, ये तो ये वो रास्ता है नीले रंग वाला, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके इस तरफ है अटलांटिक ओशियन और इस तरफ है मेडिटेरेनियन सी। तो इसका आंसर हो गया मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक उड़ीसा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है? अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कभी भी इन क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो छौ फेस्टिवल, देखो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आई थिंक कि वीडियो नंबर 1 या 2 होगा, कि मयूरभंज एक जगह है उड़ीसा में, वहां पे छौ किया जाता है। तो छौ भारत में 3 जगह किया जाता है, बंगाल में पुरुलिया छौ,
ओडिशा में मयूरभंज छौ और झारखंड में सरायकेला छौ। तो छौ त्योहार जो होता है ओडिशा का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये एकदम ठीक है, यानी ये तो होगा। सरहुल, सरहुल त्योहार जो है मेनली झारखंड का है, हालांकि और राज्यों में भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो मेन है ये त्योहार वो झारखंड का त्योहार है, सरहुल त्योहार, तो ये ओडिशा का नहीं है। इंद्र जात्रा, देखो अब ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये जात्रा वर्ड वाले बहुत सारे त्योहार हैं ओडिशा के, जैसे बाली जात्रा है जो कटक में मनाया जाता है मेनली, बाली जात्रा बहुत फेमस त्योहार है ओडिशा का बाली जात्रा, क्योंकि इंडोनेशिया में अच्छा व्यापार होता था ओडिशा से, तो साधाबा करके लोग होते थे, वो ये रास्ता लेते थे ओडिशा से सीधा इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमत्रा वगैरह, बोर्नियो, इनमें व्यापार अच्छा खासा करते थे। तो बाली यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा है, धनु यात्रा है, ये सब ओडिशा के हैं, लेकिन इंद्र यात्रा नहीं है। इंद्र यात्रा नेपाल का त्योहार है, नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है इंद्र यात्रा। विशाखा उत्सव ये विशाखापट्टनम में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ओनली वन छौ फेस्टिवल। इज दैट क्लियर? कई बार ये होता है भाई मिलते जुलते नाम है तो चलो ये तो होगा ही ओडिशा का, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा डोला पूर्णिमा त्योहार बहुत आता है एग्जाम में ओडिशा का, डोला पूर्णिमा। नुआखई त्योहार बहुत आता है एग्जाम में, धनु यात्रा बहुत आता है एग्जाम में, एक राज पर्व त्योहार मनाया जाता है ये बहुत आता है एग्जाम में। ये क्लियर हुआ सारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये आपको बताना है, लेफ्ट साइड में दिए हैं पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज, और राइट साइड में दिया है वो कंट्री जहां पे वो हैं। तो हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं वो पाकिस्तान में हैं, सियारा नवाडा के जो पहाड़ हैं वो मेक्सिको में हैं, अपलाचियन के जो पहाड़ हैं वो अमेरिका में हैं, और एटलस के जो पहाड़ हैं वो अफ्रीका में है। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में है। एक एक करके देखते हैं। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में है, ये ठीक है, मैप पे भी दिखाऊंगा सारे। अपलाचियन पहाड़ अमेरिका में है, ये भी ठीक है। अमेरिका में 3 तरह के पहाड़ होते हैं, एक तो अपलाचियन, एक होते हैं रॉकी माउंटेन्स जिनको बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स, और एक होते हैं सियारा नवादा। तो सियारा नवादा अमेरिका में है ना कि मैक्सिको में, तो सी गलत है। और हिंदू कुश पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी है, ये ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब मैप पे देखते हैं। ये देखो, ये ऊपर कनाडा है, ये नीचे मैक्सिको है, और बीच में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कनाडा, मैक्सिको और यूएसए को मिलाकर बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में और यूएसए में क्या फर्क है? यूएसए एक देश है, नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में 3 कंट्री आते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। अब ये बीच वाला जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सफेद रंग में आप देख रहे हैं। तो इसमें देखिए पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे पश्चिम में है सियारा नवादा जो कैलिफोर्निया और नवादा में है। नवादा एक राज्य है अमेरिका में, इसलिए इसको सियारा नवादा बोलते हैं। ये है रॉकी माउंटेन, और ये हैं जो पूर्वी तरफ है अमेरिका के, ये हैं अपलाचियन माउंटेन्स। तो सियारा नवादा मैक्सिको में नहीं है, सियारा नवादा अमेरिका में है, तो आंसर हो गया। ठीक है, अब ये अफ्रीका है जो आप देख रहे हैं। अफ्रीका में देखिए ये ऊपर यानी उत्तर पश्चिम में देखिए, यहां पे ये मोरक्को, थोड़ा बहुत टूनिशिया, थोड़ा बहुत अल्जीरिया में ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे बोलते हैं एटलस माउंटेन, ये ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको आंसर इसका। चलिए, हिंदू कुश तो आपने सुना ही होगा, हिंदू कुश के पहाड़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, एक और डिफिकल्ट हिस्ट्री का सवाल है। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनल योगा सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था? एक खास तरह की योगा पद्धति है जिसे हम इंटरनल योगा सिस्टम बोलते हैं। तो ये किसने दिया था? ये दिया था, आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो घोष या स्वामी योगानंद जी। तो आंसर है इसका श्री अरबिंदो, जिन्हें अरबिंदो घोष जिनका नाम था। और अरबिंदो घोष के साथ एक महिला भी थी जिनका नाम था मीरा अल्फासा। मीरा अल्फासा जिनको मदर बोलते थे, तो मीरा अल्फासा और अरबिंदो घोष ने कंसेप्ट दिया था इंटरनल योगा को, इंटरनल योगा। तो आंसर है इसका अरबिंदो घोष। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है हिस्ट्री से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अकबर के समय में, सम्राट अकबर के समय में जो जमीन है उसका वर्गीकरण हुआ था, यानी जो कृषि भूमि है उसको कई हिस्सों में बांटा गया था। जमीन का वर्गीकरण हुआ था सम्राट अकबर के समय में, भूमि का वर्गीकरण किया गया था और टैक्स उसी हिसाब से कलेक्ट किया जाता था, यानी राजस्व का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया जाता था। जिस तरह की जमीन है उसी के आधार पे राजस्व इकट्ठा होता था। तो इनमें पड़ौती किसे बोलते थे? देखो, अकबर के समय में 4 तरह की जमीन होती थी। कौन कौन सी जमीन होती थी अकबर के समय में? एक तो है पोलज, एक तो है पोलज, समझ में आया? पोलज। एक है पड़ौती, पड़ौती। एक है बंजर, बंजर। और तीसरी है चचर, चचर। समझ में आया? तो चचर, अब ये कौन कौन सी हैं? इनमें पड़ौती कौन सी है पूछा है। वो जमीन जिस पे हमेशा फसल उगाई जाती है
कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ा जाता, तो उसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे पोलज। तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन दो, वो जमीन जिसको बहुत थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली खाली छोड़ा जाता था, जिससे वो अपनी जो फर्टिलिटी है तो दोबारा उपजाऊ हो जाए। फैलो लैंड सिस्टम आपने सुना होगा, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो, उस पर खेती मत करो, तो अपने आप प्राकृतिक तरह से उसमें जो खनिज हैं उनका पुनर्चक्रण हो जाता है, तो वो फिर से उपजाऊ हो जाती है। तो इस जमीन को बोलते थे परोती, ये ठीक है, इसी जमीन को परोती बोलते थे, तो आंसर है ऑप्शन बी। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऐसी जमीन जिसको 3 से 4 साल तक खाली छोड़ दिया जाता था, उस पर खेती नहीं की जाती थी क्योंकि इसमें उपजाऊपन बहुत कम था, तो 3 से 4 साल तक खाली छोड़ दिया जाता था और फिर दोबारा खेती की जाती थी। इसे क्या बोलते थे? इसे बोलते थे चचर। चचर अकबर के समय में। और वो जमीन जिसपे 5 साल से ज्यादा खेती नहीं की जाती थी उसको बोलते थे बंजर, जो बिल्कुल बेकार, सबसे बेकार जमीन है वो बंजर है। तो ये 4 तरह की जमीन थी। पड़ोती किसे बोलते थे? जिसपे बहुत ही थोड़े समय के लिए फसल रोक दी जाती थी, जिससे वो अपनी फर्टिलिटी वापस ला सके। इससे बेकार होती थी चचर, उससे बेकार होती थी बंजर। तो 4 तरह की भूमि अकबर के समय में होती थी। आगे बढ़ते हैं, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मिडेवल हिस्ट्री से है। ठीक है, तो मिडेवल इंडिया में ये बहुत ही संत जैसे लोग हुए हैं जिनके नाम हैं अप्पार, संबंदर और सुंदरर। ये किस समुदाय से बिलोंग करते थे? मेरा सवाल ये है, ये कौन से समुदाय से ये लोग जो हैं ये बिलोंग करते थे? इज दैट क्लियर? तो आपके ऑप्शन हैं आजीविका, आजीवक समुदाय जो हैं, नयनर, अलवर और लिंगायत। कौन थे ये संत कौन से उसके थे? देखो, आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ा है डिटेल में, तो भक्ति मूवमेंट के समय दक्षिण भारत में भी तो भक्ति मूवमेंट बहुत फैला था। और दक्षिण भारत में जब मूवमेंट फैला, ये बात है 7वीं से 10वीं शताब्दी सीई की बात कर रहा हूं, 7th and 10th सीई की बात कर रहा हूं। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया में फैला। अब वहां पे 2 तरह के लोगों ने काफी फैलाया, जो कविताएं लिखते थे। भक्ति मूवमेंट में कविताएं ये लिखते थे और डिवोशन के ऊपर कविताएं लिखते थे। इनमें एक तो थे भगवान विष्णु के उपासक, यानी कि वैष्णव, और एक थे भगवान शिव के उपासक, यानी कि शैव। तो इनमें कौन कौन थे? अब इसमें आप याद रखिए, एक तो थे अलवर और एक थे नयनर। तो अलवर किसके उपासक थे? अलवर जो थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे, और नयनर जो हैं ये भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव की कविताएं लिखते थे। राइट? तो अपर, समंदर और सुंदरर ये नयनर थे, यानी भगवान शिव के उपासक थे। इन्होंने भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु में काफी फैलाई। और ये जो अलवर थे और नयनर दोनों ही तमिलनाडु में थे, दोनों ही तमिल भाषा में लिखते थे। समझ में आया? तो आंसर है नयनर। थोड़ा डीप क्वेश्चन है भक्ति मूवमेंट से। आगे बढ़ते हैं। जिस समय भगवान गुरु नानक देव धरती पर थे, उस समय कौन से मुगल राजा का साम्राज्य था? यानी भगवान गुरु नानक के साथ जो उसी समय काल में कौन मुगल राजा थे? ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, राइट, काफी ज्यादा। तो आंसर है बाबर। बाबर, ठीक है। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक थे। ये पहले सिख गुरु थे। 10 गुरु हैं सिख धर्म में जो मानव रूप में हुए हैं, और उनके बाद से जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है, जो उनका होली बुक होता है। तो पहले गुरु नानक थे, फिर गुरु अंगद देव, फिर अमरदास साहिब। एक्चुअली बहुत सारे गुरु जो हैं, सबके नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम पहले और 10वें याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो 10वें थे गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी मानव रूप में, और पहले थे गुरु नानक देव जी। इज दैट क्लियर? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है बाबर। बाबर और गुरु नानक देव जो है वो एक ही समय काल में थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से समुद्रगुप्त के दरबार में कवि कौन था? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि कौन था? आपने वो सुना है पर्याग प्रशस्ति? पर्याग प्रशस्ति, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन लिखे हैं यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के। तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे हरिसेन। आंसर है हरिसेन। ये कोर्ट पोएट थे गुप्ता साम्राज्य के समुद्रगुप्त के दरबार में। इज दैट क्लियर? और समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी बोलते थे, ये भी आपने सुना होगा। और भारत का नेपोलियन किसने कहा था इन्हें? वी.ए. स्मिथ ने कहा था। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। कुछ सिक्के भी मिले हैं जिनमें इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, राइट। तो बस ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगेन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। इनमें से आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, सही सुमेलित कौन सा है, करेक्टली मैच कौन सा है, ये बताना है।
एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिया है मरुस्थल और राइट साइड में दिया है वो महाद्वीप जहां पे वो मरुस्थल है। तो सबसे पहले है मोजावे डेजर्ट। मोजावे डेजर्ट अफ्रीका में है? नहीं, ये गलत है। मोजावे डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। तो एक ठीक हो गया हमारा चार में से। अटाकामा मरुस्थल साउथ अमेरिका में है। अभी मैं भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे आपको। गिब्सन मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका में है, ये गलत है। गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और पटागोनियन डेजर्ट, जो पटागोनिया मरुस्थल है वो एशिया में है। नहीं, ये भी गलत है। पटागोनिया मरुस्थल जो है वो साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। तो इसमें सही सिर्फ एक है, वो है ऑप्शन बी, अटाकामा मरुस्थल साउथ अमेरिका में है। मैप देखिए, पहले ऑस्ट्रेलिया दिखाता हूं आपको। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आबादी बसी हुई है वो किनारों पे है, बीच में पूरा डेजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पूर्वी तट है वहां पे ग्रेट बैरियर रीफ भी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व में है। और ये देखिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेन ऑस्ट्रेलिया। नीचे ये टापू देख रहे हैं, तस्मानिया। तो ये तस्मानिया से रिक्की पॉन्टिंग आते हैं, आपने सुना होगा, ग्रैहम गूच, रिक्की पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी वो इस टापू से आते हैं, तस्मानिया। और इनके बीच में ये पानी का रास्ता है, ये पानी का रास्ता देख रहे हैं। तो इस पानी के रास्ते को क्या बोलते हैं? ये कौन सा स्ट्रेट है? बास स्ट्रेट। यानी बास स्ट्रेट किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और तस्मानिया के बीच में जो पानी का रास्ता आता है उसे बोलते हैं बास स्ट्रेट। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितने सारे मरुस्थल हैं। सिम्पसन डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। तो ये चार भी अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा। ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे कंट्री हैं। ये अर्जेंटीना है, ये ब्राजील है, ये पेरू, बोलीविया, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सारे। तो इनमें आप देख सकते हैं अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है। इसमें मैक्सिमम हिस्सा तो आता है चिले का, चिले, थोड़ा सा पेरू, थोड़ा सा बोलीविया और बहुत थोड़ा सा अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये मरुस्थल है, इसे बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल। फिर दक्षिण अमेरिका में अगर आप नीचे आ जाएं थोड़ा, तो ये है अर्जेंटीना में पटागोनिया मरुस्थल। तो पटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। और ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसमें ऊपर ये है कनाडा, ये है यूएसए और नीचे है मैक्सिको। तो ये अमेरिका में, यूएसए में मोजावे डेजर्ट है यहां पर। और मोजावे डेजर्ट बनता है वो जो सियारा नवादा मैंने पहाड़ बताए थे उन्हीं के रेन शेडो एरिया में बनता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल होगा और ये क्वेश्चन जो है ये मैप्स का है। इनमें से कौन सी झील है, कौन सी लेक है जो अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स में नहीं आती? ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं जिनको मिलाकर ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक बैकल या लेक एरी। तो ये तो आप वैसे ही कर सकते हैं। अब देखो, यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर यूक्रेन और रशिया की ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो आंसर है लेक बैकल। लेक बैकल बहुत ही गहरा लेक है और ये रशिया में है, तो आंसर है इसका रशिया। यानी लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन और लेक एरी ग्रेट लेक्स में आते हैं। मैं मैप दिखाता हूं, मैप से क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला मैप देखो राइट में, ये उत्तरी अमेरिका है, अगेन ये कनाडा है, ये यूएसए है और नीचे मैक्सिको है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है ग्रेट लेक्स। और मैं इसको जूम करके यहां पे ले आता हूं। तो ये मैंने जूम किया और मैं इसे यहां ले आया। ये देखिए, ये है लेक सुपीरियर, ये है लेक हुरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। इनको मिलाकर बोलते हैं, 5 झीलों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। लेक सुपेरियर, लेक हुरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। तो इनमें लेक बैकल नहीं है, तो आंसर है लेक बैकल। ये मेरा वीडियो था सेट नंबर 7। ठीक है, सेट नंबर 7 था। एक और ज्ञानवर्धक वीडियो 40 मिनट के आसपास का रहेगा ये वीडियो एडिटिंग के बाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो करंट अफेयर का कोर्स है अभी भी कोई समय नहीं निकला है। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का समय है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 20,000 सीट हैं। ये मौका कब आएगा कोई नहीं जानता। पहले 2-2, 3-3 साल वेट करना पड़ता था एसएससी का। इस बार एसएससी समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, एक समय सीमा में हो रहा है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। कहीं भी अगर आपको लगता है आप निवेश करके नॉलेज ले सकते हैं तो उसे लीजिए। अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो आप खुद से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। बहुत फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, सीरियस एस्पिरेंट अगर आप हैं और आपको एक क्योंकि एस्पिरेंट भी बहुत तरह के होते हैं। कई एस्पिरेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज दिमाग के होते हैं, वो तो कैसे भी निकल जाएंगे, वो तो नहा पढ़ के भी निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें हैंड होल्डिंग चाहिए, जिन्हें चाहिए कि उन्हें दिशा दिखाई जाए, उन्हें मेंटरशिप चाहिए, उन्हें जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई चाहिए। तो उन सब के लिए ये कोर्स है मेरा करंट अफेयर का कोर्स। मैं टारगेट कर रहा हूं जो 25 क्वेश्चन आएंगे टीयर 2 में एसएससी के, जीएस के, उनमें से जो 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, मेरा मानना है 9 आएंगे, 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो अपने अनुभव के आधार पर 9 बता रहा हूं। तो आपके 75 में से 27 नंबर के लिए आप युद्ध करेंगे इस करंट अफेयर कोर्स में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे 9 के 9 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। ये कोड आपको यूज करना है GGCA। ये डिस्काउंट चल रहा है, अभी कुछ दिन और चलेगा ये, तो दिवाली तक चलेगा बेसिकली। 24 अक्टूबर की दिवाली है इस बार। तो 1499 रुपये में प्राइस है इस कोर्स का, 1 साल की वैलिडिटी है इसमें। तो याद रखिए, ये जो कोर्स है करंट अफेयर का बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगेन पहले लोगों से पूछ लीजिए, जान लीजिए। अभी मैं आपको अपने पुराने साल के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मिलवाऊंगा ज़रूर। आज ही मैंने बोला है, कईयों की पोस्टिंग भी लग गई है अब, तो उनसे भी मिलवाऊंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे सेट नंबर 8 में। और जीएस की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में लिख के बताइए। कंप्यूटर की क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट हुई थी, तो कंप्यूटर के क्लासेस में स्टार्ट करूंगा 5 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड टीचर्स डे है। भारत में टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है, लेकिन दुनिया में 5 अक्टूबर को होता है। तो जो विश्व टीचर दिवस है उस दिन 5 अक्टूबर से आपके लिए कंप्यूटर क्लास लेकर आऊंगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला था, और ये फ्री है। कंप्यूटर क्लासेस एकदम फ्री है, कोई कोर्स वो नहीं है। मैं चाहता तो कंप्यूटर क्लास भी उसका पेड कोर्स निकाल सकता था, और उसमें मुझे पता है कि कम से कम 30 से 40 हज़ार एडमिशन में टारगेट कर सकता था, लेकिन नहीं, बहुत मैंने पेड पढ़ा लिया है। मेरे पास 2 लाख पेड स्टूडेंट हैं, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक कोर्स मेरा बस पेड है, करंट अफेयर, जो मेरे लिए मेरी जीविका के लिए चलता है, लेकिन बाकी सब मैं फ्री पढ़ाऊंगा। तो कंप्यूटर क्लासेस भी एकदम फ्री आपके लिए रहेंगी। इज दैट क्लियर? इनको भी एंजॉय करना, शेयर करना, जैसे आप ये सब कर रहे हो। जो पहला वीडियो था इसमें ऑलरेडी 2.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो काफ़ी मुझे सेटिस्फाइंग लग रहा है, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो अपनी इतनी एनर्जी, इतनी मैं ऊर्जा लगा रहा हूँ। और जो सेट नंबर 8 आएगा उसमें पुराने पेपर के क्वेश्चन भी लूँगा, क्योंकि पिछले 2 सेट में मैं थोड़ा सा मैप्स वगैरह पे फोकस ज़्यादा कर रहा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस ज़्यादा कर रहा था। तो मैं उसमें जो पुराने पेपर हैं उनके क्वेश्चन नहीं ले पाया था, लेकिन 2011 से 2020 तक के जो क्वेश्चन हैं जीएस के, वो मैं आपको सारे कवर कराऊंगा, इसी सीरीज में कराऊंगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं आपसे सेट नंबर 8 में दोपहर में 1 बजे। कई बार वीडियो लेट हो जाता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं मैप वगैरह के क्वेश्चन ऐड करता हूँ, तो कई बार उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो दोपहर में 1 बजे आ जाए। लेकिन अगर 1 बजे नहीं आता तो कोई बात नहीं, कभी 3-4 बजे भी आ जाए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पीडीएफ चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पीडीएफ चाहिए बच्चों को, और नीचे बच्चे लिखते रहते हैं सर पीडीएफ नहीं मिला, पीपीटी नहीं मिला। देखो, पीडीएफ भी और पीपीटी भी दोनों शेयर करता हूं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अब समस्या यह है कि मेरे नाम पे टेलीग्राम ग्रुप कम से कम 1000 बने हुए हैं जो फेक हैं। ठीक है, 1000 टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना अगर डॉक्टर गौरव गर्ग मेरा नाम लिख के, तो कम से कम आपको 500 से 600 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे। और बहुत ज्यादा वो आपको भटका सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा वो सामान बेच रहे हैं मेरा, इलीगल है, पहली बार बता दूं, अवैध है, उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो मेरा ही सामान जो है वो उसको बेचते हैं, नोट्स बेचते हैं, ये आपसे पैसा ठग लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं सही टेलीग्राम ग्रुप की पहचान कैसे करें। सही जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लगभग 95,000 मेंबर हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना जिस ग्रुप में ज्यादा मेंबर हैं वो असली है, क्योंकि 20,000 25,000 ग्रुप वाले भी फेक है मेरे नाम पे, वो सब फेक है। हाँ, एक ही असली ग्रुप है, उसमें 95,000 मेंबर हैं। और उसका लिंक मैंने आज क्या किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दिया है। पिंड कमेंट में जो सबसे ऊपर लिंक होगा वो मेरे करंट अफेयर कोर्स का होगा, जो आप खरीदना चाहते हैं, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए डाल दिया लिंक। लेकिन उसके नीचे जब आप देखेंगे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन, तो उसके नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक अवेलेबल होगा। वो आपको अपने मोबाइल फोन से उस पर क्लिक करना है और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। उसमें डेली इस वीडियो का पीडीएफ दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको चीज बता रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सारे सारे के सारे लोग टेलीग्राम में आएं। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे तो समय समय पर मैं आपसे बातें भी करता हूं। एक तरह से आपके लिए फ्री मेंटरशिप है वो, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो उसके लिए मेरी आईडी है @Dr. गौरव गर्ग, इसमें कोई बिंदु नहीं है डॉक्टर के बाद, DRGAURAVGARG। तो ये @Dr. गौरव गर्ग, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में समय समय पे मैं आपको बता देता हूं जब लाइव आता हूं बातें करने। तो ये जरूरी है कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आप चाहें तो एसएससी एग्जाम जब खत्म हो जाए उसके बाद उसको लीव कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि इसके पीडीएफ पीपीटी शेयर होते हैं, और कौन सा वीडियो कब कितने बजे किस दिन आता है वो सारी इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर करता हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को एसएससी एग्जाम तक कम से कम ज्वाइन कर लें। अभी उसमें 95,000 मेंबर हैं, जब आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा असली है। तो मिलते हैं फिर सेट नंबर 8 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।